विद्यार्थी मित्रों, भौतिक शास्त्र क्लास 12th पूरे सिलेबस का होल रिव्यू यानी क्या क्या संभावनाएं आने वाले प्रश्न पत्र में आपके लिए बनती है, उस पर पूरा रिव्यू करने के लिए आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। वीडियो लंबा जरूर बनेगा, लेकिन आपकी मेमोरी में वो सारी चीजें एक बार पुनः रिवाइज करना चाहूँगा ताकि आने वाले प्रश्न पत्र में आप अच्छा परिणाम, अच्छा अपना आउटपुट वहाँ पर दे पाएँ। विद्यार्थी मित्रों, साथ ही एक बात कहना चाहूँगा कि धैर्य रखें, संयम से अगर आप प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे, ध्यान से हल करेंगे तो हम बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं स्थिर विद्युत पहली वाली जो आपकी यूनिटी है उससे। मूल आवेश किसे कहते हैं? तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम वाला आपको जवाब देना है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? माना कि काटती है तो उस कटान बिंदु पर दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है। एकांक आवेश को परिभाषित करना है, गासियन पृष्ठ को परिभाषित करना है, ये प्रश्न भी अच्छा है। और आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र विभव को स्पष्ट करिए। आवेश का क्वांटीकरण यहाँ पर अच्छा प्रश्न है, यानी प्रत्येक आवेश पर, वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम गुणज में होता है, उसे ही हम पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। कूलाम का नियम और साथ में गाउस का नियम, गाउस की जो प्रमेय है वो वाला, और गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर अच्छे प्रश्न बनते हैं। मेरे दृष्टिकोण में निरक्षीय वाला जो प्रश्न है वो और अक्षीय के प्रश्न में दोनों में से एक प्रश्न के आने की पूरी संभावना रहती है। आगे बढ़ते हैं तो विद्युत फ्लक्स क्या है उसको परिभाषित करना, विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और गाउस का प्रमेय मैंने बता ही दिया आपको कि गाउस का प्रमेय यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है। इसके बाद समविभव पृष्ठ, विद्युत स्थिर विद्युतिकी में समविभव पृष्ठ क्या है, विद्युत प्रवणता क्या है, और इसी में आपका आ जाएगा कि विद्युत विभव कैसी राशि है, धारिता का मात्रक और उसको किस तरह से धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, विभव तथा विभवांतर में अंतर यहाँ पर हम कर सकते हैं। और यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होता है, यानी V = 0 होता है। समविभव पृष्ठ को परिभाषित करना है। किसी चालक की धारिता और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, जो कारक हैं उसमें चालक का आकार है, चालक के पास अन्य दूसरे जो चालक है उनकी उपस्थिति और चालक के आसपास का माध्यम की यहाँ पर हमको बात करना है। संधारित्र C = Q/V, ये हमको जानकारी में होना चाहिए। और इसमें जो संधारित्र आपके आएंगे वो जो है आपका समानांतर प्लेट संधारित्र है। विद्युत विभव क्या है, एक बिंदु के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। और द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विभव की ज्ञात करना है। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और उसको धारिता को बढ़ाने के उपाय क्या क्या हैं, किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो धारिता का सूत्र है C = K∈0A/D। तो यहाँ पर जो प्रभावित करने वाले कारक होंगे, माध्यम, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी, ये जो दूरी है इसको बढ़ाने पर बाकी कम होता है, बाकी सब में समानुपातिक होता है। संधारित्र दिए हैं तो उसको संधारित्र के सवाल आ सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ा या समानांतर क्रम में जोड़ा। तो अगर दोनों संधारित्र या 3 संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े हैं तो C = C1 + C2 + C3 हो जाएगा। मैंने याद करने के लिए आपको बता रखा है कि स सीधा, यानी स आपका संधारित्र हो गया, समानांतर क्रम हो गया, और सीधा स सीधा C = C1 + C2 + C3। अगर ये श्रेणी क्रम में जाएंगे तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। याद रखना, अंत में सवाल हल करने के बाद उसको 1/C को C में कन्वर्ट करना मत भूलना, यानी उसको ऊपर लाना है वापस। पराविद्युत क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्रुवीय पराविद्युत, इसमें आपका आता है H2O और नमक का अम्ल जो है HCl, वो इसमें आते हैं। अध्रुवीय पदार्थ में आपके ऑक्सीजन और हीलियम, ये किस तरह से कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो ये भी यहाँ पर दिया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं धारा विद्युत में जो हमारे प्रश्न बनेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं। धारा विद्युत में आपका विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, अनुगमन वेग वाला अच्छा प्रश्न है। धारा वेग और अनुगमन वेग में संबंध, ओम का नियम, कभी कभी बहुत सरल से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, कई बार इनकी परिभाषा भी पूछी गई। ओम के नियम की सीमाएं क्या है, किरचॉफ का वोल्टा नियम क्या है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ बात की जा सकती है। ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध के बारे में भी पूछा जा सकता है। थर्मिस्टर क्या है,
सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है और ये किन कारकों पर निर्भर करता है? तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो निर्भर करता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। इलेक्ट्रोड में डूबे हुए जो क्षेत्र हैं वो अगर बढ़ाने से सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है, यानी क्षेत्रफल बढ़ाने से आंतरिक प्रतिरोध घटता है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता, अगर सांद्रता अधिक है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है, सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में विभवांतर में क्या अंतर है? इसके बाद आपका आता है किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के दोनों जो नियम है वो आपका पहला नियम और दूसरा नियम। पहले नियम में ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि किस पर आधारित है, तो पहला नियम आपका आवेश संरक्षण पर है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर। इस पे ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत P/Q बराबर R/S सिद्ध करना आ सकता है। इस पे कभी कोई सवाल भी पूछा जाए तो उसको भी आपको बनाना है। ध्यान रहे, यदि कोई ऐसा प्रश्न आ जाए, कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए जो आप जिसको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम इतना तो उसमें अवश्य लिखें कि क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है और उसके आसपास आप क्या संभावनाएं देखते हैं, वो कम से कम उसमें इतना जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युत प्रभाव तथा चुंबकत्व। इस वाले पार्ट में जो आपका एम्पियर का परिपथी नियम है, त्रिज्यीय चुंबकीय, वो जो चल कुंडल धारामापी के चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय क्यों रखा जाता है, लॉरेंज बल, 1 एम्पियर को परिभाषित करो। यहाँ पर बायो-सेवर्ट का नियम आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। बायो-सेवर्ट कई बार एक प्रश्न बायो-सेवर्ट का नियम का परीक्षा में पूछा ही जाता है। धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सेवर्ट का नियम समझाना है। तो इसमें जो 2 या 3 प्रश्न बनते हैं वो दोनों तीनों प्रश्न आपको करना है। धारामापी की सुग्राहिता से क्या समझते हो, सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, फेरों की संख्या पर और किस तरह से। शंट वाला प्रश्न भी यहाँ पर आता है कि शंट क्या है, शंट का सिद्धांत क्या है। और यदि इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो धारामापी को मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे और धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना के दे रखा है कि ए लिखते समय हम नीचे आते हैं तो कम वाला देंगे, वी लिखते समय ऊपर जाएंगे तो अधिक वाला देंगे, श्रेणी क्रम और समानांतरकरण। मैंने अलग से एक वीडियो आपको दे रखा है। विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर, यह अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। धारावर्ती कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, ये भी अच्छा प्रश्न यहाँ पर बनता है। अगले अध्याय में यदि हम चलते हैं तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न बनता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धन चुंबक को थीटा कोण से घुमाने क्या बल युग्म आघूर्ण की गणना करना है। धारावाहिक परिनलिका और चुंबकीय दंड चुंबक में क्या अंतर है, ये प्रश्न भी यहाँ अंतर। एक और प्रश्न यहाँ पर बड़ा बनता है, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लो चुंबकीय पदार्थ में अंतर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण भी पूछे जा सकते हैं। इकाई 4 में यदि हम चलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा में, तो यहाँ पर आपका प्रश्न बनता है स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण दोनों के गुणांक के बारे में और स्वप्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक जो है, इन दोनों में से एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। फैराडे के नियम भी यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में अंतर, स्वप्रेरकत्व का व्यंजक अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक की बात कर ही ली मैंने। लेंज का नियम, और इस पर जो सवाल भी कई बार पूछा जा सकता है कि 2 कुंडलियां दी है उसके बारे में यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान उसका प्रभावी मान नहीं होता है, ये कारण पूछा जा सकता है। या चल कुंडल धारामापी का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के मापन में क्यों नहीं किया जा सकता है, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत अपघटन क्यों नहीं किया जा सकता है, और उच्च सामर्थ्य वाले एसी परिपथ में धारा का मान बढ़ाने की बजाय शक्ति गुणांक का मान बढ़ाते हैं क्यों, ये प्रश्न भी यहाँ पर अच्छा बनता है। उच्चाई अपचय ट्रांसफार्मर क्या है, क्या उपयोग है इनके, वाट इन धारा ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि, ताम्र हानि, लोह हानि, शैथिल्य हानि, चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण और भिनभिनाहट, ये किस तरह से होता है। किसी को एक को पर्टिकुलर भी पूछा जा सकता है कि कैसे होती है और इसको कैसे कम किया जा सकता है। यहाँ पर एक सिद्ध प्रश्न और बनता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत सामर्थ्य के लिए सूत्र का व्यंजक यानी PAV = VRMS IRMS cos phi वाला प्रश्न यहाँ पर अच्छा प्रश्न है। चौक कुंडली का सिद्धांत, कई बार प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा का प्रश्न परिभाषा पूछी जा सकती है। LCR परिपथ में मैंने पहले भी आपको बताया है कि किस तरह से समझना है कि लंब ऊपर है और चरण नीचे है, तो ये L और ये C, आपका शेष R इधर हो जाएगा, 90 डिग्री से अग्रगामी, 90 डिग्री से पश्चिमगामी, और दोनों के साथ यदि आ जाता है तो 180 डिग्री का वेरिएशन इसमें आ सकता है। यहाँ पर LCR परिपथ में जो मुझे जो संभावना लगती है कि LCR वाला जो प्रश्न है वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हम
पूरी तैयारी कर चुके हैं, कोई सा भी प्रश्न यहाँ पूछा जाए। एसी जनरेटर, इसके क्या क्या भाग हैं, यानी NS2 क्षेत्र चुंबक है, आर्मेचर है, C1 C2 सर्पी वलय है, ब्रुश ब्रुवन B2 है, और किस तरह से कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है उसको बात करना है, उच्चाई अपचाई ट्रांसफार्मर, और इस पर कोई सवाल भी पूछा जा सकता है। इसमें जो प्रश्न आपका बनेगा, फेरे की संख्या दी है उसने, दूसरे में फेरों की संख्या दी है, वोल्टता दी है, तो किस तरह से परिवर्तित करेगा, ये प्रश्न यहाँ पर बनता है। तो ये सिद्धांत अगर आपको याद है कि NS/NP = VS/VP, तो आप इस प्रश्न को इस अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों में, तो तरंगों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको होना ही चाहिए। विभिन्न प्रकार की तरंगों के बारे में 2 नंबर में छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, इनके उपयोग पूछे जा सकते हैं, और आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के आधार पर इनके क्रम याद होना चाहिए कि सबसे कम आवृत्ति क्या है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य क्या है, ये क्रम आपको होना चाहिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे यांत्रिक तरंगों में अंतर, ये प्रश्न। ओजोन परत के बारे में भी अच्छी जानकारी आपको होना चाहिए। कोई छोटा सा आपसे जीके टाइप प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। प्रकाशिकी में यदि हम चलते हैं, पार्ट बड़ा जरूर है लेकिन सरल सा है। लेंस को पानी में डुबाने पर फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, संयुग्मी फोकस क्या है, ध्रुव क्या है, आवर्धन क्षमता से क्या समझते हो, यानी प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु के आकार को हम आवर्धन कहते हैं। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण और विभेदन क्षमता यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। F = R/2, बहुत सरल में यदि पूछा जाए तो ये प्रश्न आ सकता है, इस पर कोई सवाल। स्नेल का नियम, μ = sin I/sin R। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बहुत अच्छा प्रश्न दिखता है मुझे, सुंदर स्वादिष्ट नजर आ रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कोई न कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उसका कारण देना है। वास्तविक गहराई आभासी गहराई में संबंध, और इस पे कोई सवाल पूछा जा सकता है। UVF में संबंध, चाहे लेंस के लिए पूछो, उत्तल के लिए या अवतल के लिए पूछे जाए वो। पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है, इस कथन को भी प्रमाणित करना है। 1/f = μ-1, 1/r1 - 1/r2, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, NCERT में ये प्रश्न पूछा जाता है। 2 पतले लेंस जिनकी फोकस दूरियां f1 तथा f2 है, परस्पर संपर्क में रखी है, तो 1/f = 1/f1 + 1/f2 सिद्ध करना। यह डायरेक्ट पूछता है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। इसके बाद प्रिज्म का प्रश्न जो बनता है आपका, μ = sin A + Δm/2 sin A/2, ये बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। वैसे 2023 में ये पूछा जा सका, लेकिन हमें इस भरोसे में नहीं रहना है कि 23 में पूछा है तो इस बार नहीं आएगा। सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर, आवर्धन क्षमता के बढ़ाने का, इनका जो किस तरह से बढ़ाई जा सकती है। नली के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि L = F0 + Fe क्या है, तो F0 जहां पर हम बात करते हैं तो O ऑब्जेक्ट की तरफ का है, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी है। Fe जो है आपका आई लेंस की फोकस दूरी है। तो इनके बारे में नली में बदल के रख दें, आगे का पीछे कर दें तो क्या फर्क पड़ता है, ये चीजें। गोली दर्पण के लिए 1/f 1/v + 1/u सिद्ध करना। और एक अच्छा प्रश्न बनता है, विभिन्न समांतर पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो सिद्ध करो कि A/μW × W/μg × G/μA = 1। ये कई बार पूछा जा सकता है। या सिद्ध करो कि μ/v - 1/u = μ - 1/r। ये अपवर्तनांक वाला प्रश्न जो गोली पृष्ठ के लिए, उत्तल और अवतल के लिए है, ये भी अच्छा प्रश्न यहाँ पर बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र और बढ़ाने के, और इसमें भी कंडीशनल होता है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। पार्थिव दूरदर्शी वाला प्रश्न भी यहाँ पर सवाल भी आता है, तो ध्यान रहे 1/VUF जो भी आप रखो उसमें चिन्हों का प्रयोग विशेष सावधानी से करें कि प्रकाश की किरण जिस रास्ते से आ रही है, यदि हमारा इसमें भी अगर उसी दिशा में चल रहे हैं तो धनात्मक होगा, और उसके अपोजिट, किरण की दिशा के अपोजिट अगर नापना पड़े तो ये होगा आपका नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न ये भी कई पूछा जाता है क्रांतिक कोण वाला, कि किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो द्रव के अपवर्तनांक की गणना करो। तो इसका सूत्र है μ = 1/sin IC। क्रिटिकल एंगल की बात करें यहाँ पर, तो ये प्रश्न भी यहाँ पर अच्छा बनता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो तरंग प्रकाशी में व्यतिकरण की घटना, व्यतिकरण क्यों होता है, कैसे होता है, संपोषी विनाशी व्यतिकरण क्या है, इनके लिए आवश्यक शर्तें क्या है, तरंग प्रकाशिकी क्या है, विवर्तन की घटना को कब देखा जा सकता है, प्रकाश तरंगे ध्रुवित हो सकती है, ध्वनि तरंगे नहीं हो सकती है, क्यों, हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। इसका मेलस का नियम, इस पर भी ध्यान देना है कि I θ = I0 cos² θ।
और आगे हम चलते हैं तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। ध्रुवण क्या है, विवर्तन व्यतिकरण की घटना से किस प्रकार भिन्न है, व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, कला संबंध स्रोत क्या है, उसकी शर्तें क्या क्या है, व्यतिकरण फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक, पोलराइड क्या है, इस पे भी आप छोटा सा प्रश्न बन सकता है कि पोलराइड क्या है, इसके उपयोग क्या है। तो जैसे पॉलिश की गई वस्तुएं भीगी सड़क आदि में परावर्तित चकाचौंध बचाने के लिए किया जा सकता है। फोटो खींचने में कैमरे के लेंस के आगे पोलराइड लगाया जा सकता है। तो पोलराइड पूरा प्रश्न, इस पे एक अच्छा सा प्रश्न यहाँ पर बनता है। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति, यहाँ पर आपका बनता है प्रकाश विद्युत प्रभाव में अक्सर यहाँ से देहली आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, कार्य फलन, निरोधी स्तंभ विभव, और यहाँ पर आपका जो प्रश्न बनता है कि आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। डी ब्रागली तरंगे क्या होता है, तरंग समीकरण। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में सभी आपतित फोटॉन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं क्या, द्रव्य तरंगों की विशेषता, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, ताप यानिक उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक और ताप यानिक उत्सर्जन दोनों, यानी ताप के कारण और प्रकाश के कारण उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत सेल के उपयोग क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन समीकरण, डी ब्रागली समीकरण, दोनों में से एक समीकरण आने की पूरी संभावना यहां पर बनती है। आगे चलते हैं अपन परमाणु और नाभिक वाले जो चैप्टर है हमारा, उसमें परमाणु के थॉमसन मॉडल यानी हिस्ट्री की बात करेंगे यहाँ पर कि क्या क्या हुआ था अल्फा कण प्रकीर्णन में, क्या सोने की पत्ती का उपयोग किया, क्यों, मॉडल की खोज किसने की, रदरफोर्ड का मॉडल अमान्य क्यों हो गया, बोर मॉडल की अभिकल्पना क्या थी, ये प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं। नाभिक वाला जो चैप्टर है आपके, उसमें नाभिक में समस्थानिक तथा संभारिक में क्या अंतर है, नाभिक बलों के गुण, अल्फा बीटा गामा के बारे में जानकारी, क्या आवेश होता है, किस तरह का इनका नेचर है, वेदन क्षमता क्या है, और रेडियो एक्टिविटीता क्या है। और आगे बढ़ते हैं तो ये जो तरंगों के बारे में, संलयन और विखंडन के बारे में जो जानकारी है, वो प्रश्न भी आपको, बंधन ऊर्जा यहाँ पर आपको जानकारी में होना चाहिए। अंतिम इकाई जो है आपकी इकाई 9 अर्धचालक तथा इलेक्ट्रॉनिक की वाली, इसमें डोपिंग क्या है, पीएन संधि किस तरह से बनाई जाती है, पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालक क्या अंतर है, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर किस तरह से बनते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक में कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है। तो यहाँ पर आपके जो है वो पी प्रकार के बनाने के लिए एल्यूमिनियम, बोरान और इंडियम, ये जर्मेनियम और सिलिकॉन के अंदर ये मिलाई जा सकती है। एन प्रकार की यदि हम बात करें तो यहाँ पर पंच संयोजी जो परमाणु है, आर्सेनिक, एंटीमनी की अशुद्धि इसमें मिलाई जाती है और ये अशुद्ध अर्धचालक इनको बनाया जा सकता है। ऊर्जा बैंड के आरेख पर सिद्धांत के आधार पर आपको ये बताना है कि चालक, कुचालक और अर्धचालक किस प्रकार से, यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है आपका, वो गैप के बारे में आपको इसमें जानकारी देना है। पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह अग्र अभिनति में किस प्रकार से होता है और पश्च अभिनति में किस प्रकार होता है, ये बताना है। यहाँ पर बहुत अच्छे प्रश्न जो 2 हैं उनमें से एक आने की पूरी संभावना है। अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या है, तो सबसे पहले तो दिष्टकारी क्या है, क्या उपयोग है इसका, और उसके बाद पूरा प्रश्न इसमें यहाँ पर बनता है कि किस तरह से ये कार्य करते हैं। तो ये जो एक फुल रिव्यू मैंने आपके सामने दिया है, आशा करता हूँ कि इन प्रश्नों पर आप पूरी तरह से ध्यान देंगे और अच्छा प्रश्न पत्र आपका रहे, अच्छे परिणाम आप लेकर आओ। किसी भी प्रकार के भ्रमित वीडियो की तरफ न जाएं। कई भ्रामक वीडियो बाजार में सुबह सुबह आएंगे, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। वीडियो आपने पूरा इतना लंबा लगभग 19 मिनट का देखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।